हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस 2020 का पेपर तो हो चुका है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अपना पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच चुके हैं कि यार उनको एक ट्राई और करना है, और या तो वो तैयारी अपनी शुरू कर चुके होंगे बिना टाइम वेस्ट किए, या तैयारी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समय आप सभी जानते हैं बहुत ही कम है। तो गाइज ये जो सेशन है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2021 के लिए एज अ ड्रॉपर तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। तो गाइज मेक श्योर इसको एंड तक आप जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, एंड चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू इट राइट नाउ। गाइज देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो करनी बनती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं, वो अपने जो पुरानी गलतियां होती हैं उनको एनालिसिस नहीं करते कि वो कहाँ पे गलत थे, और सीधा तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने के बाद फिर से 5 महीने 7 महीने बाद फिर से वही गलतियां दोहराते हैं, फिर से वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो गाइज क्या आप चाहते हो फिर से वैसे रिजल्ट आए? नहीं चाहते ना। तो यानी आपको कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो गलतियां जो आपसे हुई हैं वो आपको नहीं दोहरानी है। ओके, अब उसके लिए पता तो होना चाहिए भाई कि गलती मैंने कौन सी करी है, क्योंकि ज्यादातर को पता ही नहीं होता, सेल्फ असेसमेंट ही नहीं होता कि हम कहां पे गलत थे, क्या प्रॉब्लम थी हमारी। तो यार देखो, सबसे पहली चीज है क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करो नीट 2020 के पेपर का। जैसे कि आपके मार्क्स आए, वट एवर द मार्क्स आर, 500, 520, 550, 400, वट एवर द मार्क्स आर, आप चेक करो यार, जो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए या जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए उसकी वजह क्या थी। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर के आगे आपने रीजन लिखा कि इस कारण गलत हुआ, सिली मिस्टेक थी या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए नहीं हुआ, समय की कमी पड़ गई। वो सारे रीजन आप लिखो, हर क्वेश्चन का रीजन लिखो। लेकिन सिर्फ रीजन लिखने से काम नहीं चलेगा। रीजन लिखने के अलावा आपको एक कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन, कि भाई ये प्रॉब्लम थी, अब इसका मैं सॉल्यूशन क्या करूंगा, क्या जुगाड़ करने वाला हूं, या क्या कंसेप्ट को सही करने वाला हूं इस साल में। समझ गए ना आप सभी? ये करने में समय लगेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लो आगे की पढ़ाई आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब ये जब आप एनालिसिस करोगे तब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, एकदम से दिमाग लगेगा अरे यार ये तो मैंने बहुत तरह तरह की गलतियां की हुई है। समझ रहे हो क्या? तो वो गलतियां आपको पता लग जाएगी कि भाई अब इस बार मेरे को ऐसी गलतियां, ये मतलब आप जो कॉमन गलती आपको पता लग जाएगी कि मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक की, या ये मैंने टॉपिक से ठीक से नहीं पढ़े थे, या मैं डिस्ट्रैक्टेड था। वट एवर द रीजंस आर, नोट देम डाउन, समराइज कर लो उनको। और ये आपका हमेशा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट समरी है कि ये गलतियां आपको अब दोबारा से कतई नहीं करनी है, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो। गाइस अगली चीज, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। जो समय अपने पास बचा हुआ है, वी हैव 2 चॉइसेस। एक चॉइस हमारे पास ये है कि हम पूर्ण सेल्फ स्टडी कर लें, या एक हम किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को ज्वाइन कर लें। जैसे एटीपी स्टार का एकलव्य 3.0 बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के रूप में। तो यानी आपके पास ऑप्शन है एक तो प्योर सेल्फ स्टडी का, ठीक है। अब मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि भाई सेल्फ स्टडी के लिए अपने को कब जाना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब मैं क्या मान रहा हूँ? सेल्फ स्टडी का मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि जब आप एक तरह से वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ऑलमोस्ट ना के बराबर, या थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प ले रहे जिन जिन टॉपिक्स में आप थोड़े बहुत टॉपिक्स में वीक हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी में मेनली प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हो, मेनली किस पे फोकस कर रहे हो? प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हो। तो देखो यार, मैं सेल्फ स्टडी उन्हीं को रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी जिनने अच्छा खासा थ्योरेटिकल पार्ट कर रखा है और उनको मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेल्फ स्टडी उन्हीं के लिए ही रिकमेंडेड है। जिनको बहुत सारा सब्जेक्ट इंप्रूव करना है उनके लिए सेल्फ स्टडी रिकमेंडेड नहीं है, उनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जरूर एसोसिएट हो जाना चाहिए। लॉजिकल सी बात है, नहीं तो आप खुद ही प्लान करते रह जाओगे, 5-7 महीने आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना? तो सेल्फ स्टडी तभी करें जब आपने क्या कर रखा हो, जब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो फिर तो बढ़िया बात है यार, आप थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियो से हेल्प ले सकते हो, जो भी टीचर्स आपको पसंद है उनके आप हेल्प ले सकते हो, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस, एंड उसके अलावा टेस्ट सीरीज, टेस्ट आपको रेगुलर देने होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइज्ड बैच ज्वाइन करते हो, जैसे कि हमारा पर्टिकुलर बैच आप सभी यहाँ पे देख भी चुके हैं, एकलव्य 3.0 बैच चालू हो चुका है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या ऐप से। इट्स अ वेरी गुड बैच। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, अब ये करने के बाद, बैच ज्वाइन करने के बाद आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो यार देखो, इससे रिलेटेड बड़े बड़े वीडियोस बहुत लोगों ने बना रखे हैं,
ठीक है। बाकी ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम टेबल ना हर स्टूडेंट का एक तरह से अलग अलग होता है। कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं होता टॉपर्स का कि भाई ये टाइम टेबल ले लो और ये कर लिया तो मतलब जीत तुम्हारी पक्की है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कोई रात को पढ़ता है अच्छे से, कोई सुबह अच्छे से पढ़ता है, किसी का रात के पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, किसी का सुबह अच्छे से पढ़ के जल्दी उठ के सिलेक्शन हो जाता है, किसी का दोनों करने के बाद भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना? यानी मेन डिपेंड किस चीज पे करता है कि पढ़ाई आप किस क्वालिटी से करते हो, कितना फोकस करके आप स्टडी करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो से या सिर्फ टाइम टेबल बना लेने से कुछ नहीं होता, मेन है अप्लाई करने वाली बात है। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए ब्रॉडली मैं तुम्हें आइडिया दूंगा ताकि तुम खुद बना सको, है ना? तो यार देखो, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, कैसे इसको बनाया जाए बहुत डिटेल में एक वीडियो में इसके लिए लेके आ सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि भाई इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल डिजाइन करो। बाकी ब्रॉडली मैं आपको बताऊं, अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है या आपका सेल्फ स्टडी जो भी टाइम है, सेल्फ स्टडी है तो यानी मेजॉरिटी टाइम आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो फिर आप प्रैक्टिस के 3 टुकड़े बना लो, या 3 टुकड़े के अलावा 5 टुकड़े भी कर सकते हो। ठीक है कि भाई मेरे को ये टॉपिक रिवाइज करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो दिन को 3 या 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, 5 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और सारा दिन क्या होता रहेगा, फिर पूरा फ्लो चलता रहेगा प्रैक्टिस का। रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, बस। समझ रहे हो? जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर बैच में है, कोर्स में है, उनका लगभग ये मान लीजिए 50% टाइम तो लेक्चर्स में जाएगा, 50% टाइम तो लेक्चर्स में जाएगा, क्योंकि काफ़ी कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये मान लीजिए सुबह से लेक्चर्स आइडियली आपको स्टार्ट करने चाहिए। सुबह से लेक्चर स्टार्ट करने के बाद ये मान लीजिए फर्स्ट हाफ में लगभग 2 बजे तक जितने भी लेक्चर्स आपको करने हैं उनको खत्म कर दो यार बढ़िया से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर्स जो है ना यार, उनसे नोट्स बनाओ साथ साथ, क्योंकि अगर ऑनलाइन में भी आप लेक्चर्स देखते रहोगे ना, मजा ही नहीं आएगा आपको, कुछ समय के बाद बोर हो जाओगे। यानी लेक्चर्स के साथ क्लास में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्लाइड्स से पढ़ाया जा रहा है, सारा का सारा मान लो स्लाइड से पढ़ाया जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ आपके लिए सुसाइडल है वो, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, उससे अपने को इल्यूजन होता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, पर असल में हमें कुछ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि उसमें हम अगर लिखेंगे तो लिखने से क्या होता है, लिखने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ती है, हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो क्लास नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जो 5 से 7 घंटे आप लेक्चर्स में स्पेंड करते हो, उस समय आपको काफ़ी कुछ तो क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही। ठीक है ना? अगली चीज, जब क्लास में क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को पूरी इज्जत देनी है, यही मान के कि भाई ये क्वेश्चन अगर नीट 2021 में आया तो क्या मैं उसे कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। यानी क्लास में जब क्वेश्चंस करें तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। समझ रहे हो ना? उससे यानी क्या होगा, जो आपका लेक्चर्स वाला पार्ट है उसमें आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद जो बाकी समय बचा उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्म वेटेज दें। ठीक है ना? यूनिफॉर्म वेटेज दें, यानी बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ऑब्वियसली ज़रूरत है क्योंकि उसकी वेटेज अपनी ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री को लगभग इक्वल वेटेज दें। और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम कैलकुलेटिव वाला पार्ट जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैथमेटिकल टूल्स को एक बार ज़रूर स्ट्रेंथन कर लें, है ना? अब देखो, ये पढ़ाई की क्वालिटी एवरीडे जो आप पढ़ाई करोगे वो मैटर करेगा। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो ड्रॉपर्स को सबसे बड़े डर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से कई स्टूडेंट्स एक बार ड्रॉप कर चुके हैं या 2 बार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सबसे पहले फियर होता है पास्ट फेलियर्स का। सबसे बड़ा फियर ये होता है कि यार पहले भी मैंने ट्राई किया था, तब ये हुआ था, तब भी मैंने ऐसे ही सोचा था। तो एक लूप में फंस जाते हैं हम। सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारे साथ होती है कि पास्ट फेलियर्स की वजह से हम डरे हुए होते हैं कि कहीं अगली बार ये हो गया तो, कहीं अगली बार कट ऑफ और इंक्रीज हो गया तो, कहीं बार कंपटीशन बढ़ गया तो। यार देखो, ये लूजर्स का एटीट्यूड होता है और ये नेचुरल है, थोड़ा बहुत तो सभी को फील होता है। लेकिन अगर हम इसी में फंसे रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि अगली बार भी ऐसा ही कुछ होगा जो इस बार मेरे साथ हुआ था। तो इसको दूर कैसे करें? ये जो फियर होता है पास्ट फेलियर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है ना? अगर आपके दिल को टच करे तो लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं कि भाई ये जो फियर ऑफ पास्ट फेलियर्स है, इन जो बेड़ियों से आपको, इन बेड़ियों को तोड़ना कैसे? उसका एक ही तरीका है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना। सबसे पहले तो लॉजिकली सोचो, तुम ही बताओ मुझे, अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, मतलब सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हो, अपनी सारी कमियां जो पहले रही हैं उनको सुधारते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। और रिजल्ट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इजंट इट लॉजिकल? अगर ये बताओ, अगर तुम सही से पढ़ाई नहीं करते हो, गलतियां वही दोबारा करते हो, ना ही एनालिसिस करते हो, ना ही टेस्ट देते हो, तो फिर से वही रिजल्ट आएगा। लॉजिकल सी बात है। यानी समझ रहे हो? इस फियर को दूर करने का एक ही तरीका है कि भाई कमियों को सुधारना और बिल्कुल मजेदार फुल पावर मेहनत करना। उससे ये जो डर है ये दूर होते रहेंगे, डर आपके दूर होते जाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। डर के ऊपर अपने को डोमिनेट करना है। समझ रहे हो? डर तभी बढ़ता है जब हम
काम नहीं करते हैं या ठीक से मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो सिलेबस वगैरह सिर्फ करने से काम नहीं चलता। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत एंड में जाके टेस्ट देना शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि शुरू से ही कम से कम मंथली 1 या 2 टेस्ट देना शुरू कर देना। जैसे ही अब तैयारी शुरू करो आप, तो मंथली कम से कम 1 या 2 टेस्ट आपका होना चाहिए। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी रेलेवेंट टेस्ट देने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेलेवेंट टेस्ट, यानी ऐसे टेस्ट जो एग्जिस्टिंग नीट पैटर्न पे आ रहे हैं। नहीं तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि भाई मेरा लेवल कहाँ पे स्टैंड करता है। मान लीजिए पुराने लेवल के हिसाब से अगर पेपर आए तो आप 550 में भी काफ़ी खुश हो सकते हो, 500 में भी ठीक ठाक खुश हो सकते हो, लेकिन आज के पैटर्न के हिसाब से 500 स्कोर कम हो जाता है, 550 भी इनफैक्ट कम हो जाता है ना। तो आपको टेस्ट देने चाहिए और शुरू से ही टेस्ट देने चाहिए। टाइम टेबल का अंदाजा मैंने आपको दे दिया, खुद टाइम टेबल बनाइए, वो आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल होता है। यूनिफॉर्म वेटेज होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। हम क्या करते हैं, सिलेबस बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है एज अ ड्रॉपर, और हम आगे बढ़ते जाते हैं और पिछले वाली सारी चीज़ें भूलते जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो यार देखो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक तो क्लास नोट्स को रिवाइज करना, और उसके अलावा प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखिए सभी के सभी, प्रैक्टिस करने के थ्रू रिवाइज करना सबसे ज़रूरी होता है डियर स्टूडेंट्स। उससे क्या होता है, रिवीजन बोरिंग नहीं होता है। तो रिवीजन के लिए, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली भी, रिवीजन कैसे करें, क्या करना चाहिए रिवीजन के लिए। भाई जब मौका मिले तब चौका मारो, रिवीजन के लिए अलग से मुहूर्त निकाल के बैठने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना। तो रिवीजन साथ साथ करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यार, अगर ये सारी चीज़ तुम आइडियली कर लेते हो तो मज़ा आ जाए ना। आप भी जानते हो ना कि यार सारी गलतियों को सुधार लो। गलतियाँ सुधरेंगी नहीं एकदम से, पहले गलतियाँ एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हुई, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करो या एक पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करो, जिसमें आप एकलव्य 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो एटीपी स्टार का। उसके अलावा पुराने फियर्स को डोमिनेट करने के लिए आपको सारे पॉजिटिव काम करने होंगे, यानी आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करना होगा। पढ़ाई में क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा फोकस करके पढ़ना है अपने को, रिलैक्स होकर पढ़ना है। अगर हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगी, डर रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। याद रखिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फॉलो करना मुश्किल रहेगा, लेकिन 20-25 दिन अगर आपने लगातार ये सारा पैटर्न फॉलो कर लिया, आपने सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें फॉलो कर लिए, याद रखना 25 दिन के बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा कि येस आई विल डू इट। 25 दिन के बाद आप कह दोगे कि हाँ यार मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो भाई कमिटमेंट करो कि भाई यू विल डू इट। सिंपल आपको कमेंट करना है नीचे, आई विल डू इट। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंच गए। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप फाइटर हो, आप रियल एटीपीएन हो। ठीक है, तो आई विल डू इट नीचे लिखना है, यानी 25 दिन तक ये फॉलो करना है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो, इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और अगर आप इनको फॉलो करते हो 25 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस गारंटेड है इंक्रीज होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट शुरू के 10 दिन में, 15 दिन में ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि उनका सपना उतना सच्चा नहीं होता ना, उनका सपने में उतनी ताकत नहीं होती। जिनके ड्रीम्स में जान होती है ना कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है यार, ये मेरा यही सपना है। तो यार अगर आपके ड्रीम आपको पूरा करना है ना, जो आपका अटमोस्ट ड्रीम है, उसके लिए भाई साहब आपको ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। ये तो बहुत मिनिमम बातें हैं। बाकी पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। एक घंटे के लेजेंडरी लेक्चर्स स्ट्रेटेजी के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको काम की बातें सारी मैंने बता दी हैं, इनको आप बस फॉलो कीजिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। बिगुल बच चुका है, नीट 2020 के जो जंजाल है उससे अब आप दूर हो जाइए, उसका बस एनालिसिस कीजिए और आगे की समझे सोचिए, है ना। कहा जाता है ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो आगे की सुध ले, वक्त शुरू हो चुका है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ फॉर नीट 2021। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार। लव यू ऑल।